नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नविल चैनल पर। दोस्तों, आज हम बाल विकास के संदर्भ में यूपी टेट के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस क्लास को बहुत स्पीड से शुरू करते हैं। ये प्रश्न अभी 23 जनवरी 2022 वाले री एग्जाम के प्रश्न हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, युयुत्सा है क्या है? तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की थी, जिनमें से आपकी एक मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। ठीक है, इसलिए युयुत्सा क्या है? युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? फिजिकल एलिमेंट? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो सिर्फ बालक के किसको प्रभावित करेगा? ये बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। सबसे बेस्ट आंसर है इन सब में आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्यों? क्योंकि बालक समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अनुकूलन सीखता है, ठीक है, और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं को विकसित करता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस को पढ़िए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, अब ये द्रुतगामी विकास का नियम क्या है? तो बहुत अच्छे से समझिएगा। बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है, उसकी बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, माँ के गर्भ से और शैशवावस्था तक उसकी जो उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कभी पूछे कि शैशवावस्था या भ्रूणावस्था के अलावा जो बालक की ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वो होती है एडोलेसेंस में। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एडोलेसेंस में इसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है एडोलेसेंस में। ठीक है, जब किशोरावस्था आपकी शुरू होती है 11 से 13 या 14 से 15 के आसपास की एज में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आपका चाइल्डहुड में। ठीक है, नेक्स्ट इन्फेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत है। ठीक है, वहीं बात करें थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये भी विकास का सिद्धांत है। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये भी विकास का सिद्धांत है। ए, बी और डी ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। ठीक है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने जो अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं वहां पे आपने कंडीशंस रिफ्लेक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये अनुकूलन से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन है आपके हरलॉक महोदय का। इन्होंने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक कुछ नहीं होगी, बस आपको नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं ये दो टर्म याद रखने हैं और ये विकास की परिभाषा है, ये याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ट्रिक कुछ भी नहीं होगी, ये विकास की परिभाषा है, साथ ही साथ नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, बस ये दो टर्म आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, ठीक है, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, ठीक है, तो द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये था क्या। देखिए, कोहलर के अनुसार प्रयास और त्रुटि कोहलर के अनुसार जो सीखना है, ठीक है, वो प्रयास और त्रुटि से नहीं होता था, ये पॉइंट याद रखिएगा। बल्कि उनका मानना था कि अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्या का प्रत्यक्ष परीक्षण किया जाता है और फिर उसी प्रकार प्रतिक्रिया की जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि प्रयास और त्रुटि से आप नहीं सीखेंगे, ऐसा कोहलर का मानना था। ठीक है, कोहलर का मानना था आप प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखेंगे। आप किससे सीखेंगे? आपके सामने कोई समस्या होगी, उस समस्या के लिए आप परीक्षण करेंगे और फिर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, यही है आपका समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो ये किसने प्रतिपादित की थी? ये प्रतिपादित की थी हर्बर्ट महोदय ने। ठीक है, क्या था उसमें? पहला था आपका प्रस्तावना, ठीक है, दूसरा था आपका प्रस्तुतिकरण, तीसरा था आपका तुलना, चौथा था आपका व्यवस्था और पांचवा था आपका मूल्यांकन। ठीक है, पहले में प्रस्तावना थी, दूसरे में प्रस्तुतिकरण था, तीसरे में तुलना थी, चौथे में व्यवस्था थी और पांचवें में मूल्यांकन था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट
पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि आज भी हमारे देश में, ठीक है, अधिकतर पाठ्य योजनाएं इसी प्रणाली पर इसी प्रणाली के आधार पर बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की, ठीक है। ये आपको कहाँ क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा, किसी बुक में आपको नहीं मिल रहा है, तो ये आपको जो यूपी की डीएलएड वाली बुक्स हैं उन पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व के ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा किसने की थी, तो ये की थी कैनन ने। किसने की थी? कैनन ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, ठीक है। थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथ वाले और एड्रिनल ग्रंथ वाले, ठीक है। ये तो हो गए आपके कैनन महोदय, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें जुंग, तो जुंग ने क्या कहा था? इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर 3 तरह के लोगों की बात की थी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। इसके अलावा क्रेशमर ने किनके बारे में बात की थी? तो क्रेशमर ने बॉडी के बेसिस पे बात की थी, शरीर रचना के आधार पर बात की थी, लंबाकाय, सुडोलकाय और गोलाकार, ठीक है। उसके बाद बात करें स्प्रेंजर, तो इन्होंने मूल्यों के आधार पर बात की थी और ऐसे 6 लोगों को इन्होंने बताया था, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, ये सारे ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 6 में पहला था सैद्धांतिक, दूसरा था आर्थिक, तीसरा था धार्मिक, चौथा था राजनीतिक, पांचवा था सामाजिक और छठवां था कलात्मक, ठीक है। इन्होंने 6 तरह के लोगों की बात की थी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। और बाकी आप डिहान, ड्रेवेल और कोल एवं ब्रूस की भी डेफिनेशन को याद रखिएगा, ठीक है। गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास होता है। सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है अनुकरण एवं प्रबलन के फल स्वरूप, ठीक है। ये क्यों सही है इसकी बात करते हैं, क्योंकि इस पे इनकी बहुत अच्छी रिसर्च थी आपके स्किनर महोदय की। इन्होंने कहा था कि भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल तथा रटने जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। और इन्होंने सुझाव दिया कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है, आसान शब्दों में देखकर सीखी जा सकती है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मूल प्रत्ययों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मूल प्रत्ययों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है आपके मैकडूगल साहब ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां परंपरागत होती हैं, ठीक है, परंपरागत या जन्मजात होती हैं, ये बात याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये अवधान क्या है बताइए? क्या आप में से कोई बता सकता है? अवधान जाने दीजिए, आप ये बताइए कि ये है क्या? अटेंशन ही है ना? ये किसने कहा था? तो ये कहा था डमविल महोदय ने। किसने कहा था? डमविल महोदय ने कहा था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। डमविल महोदय ने कहा था। और इन मन से संबंधित जो इनके कथन है, चेतना से संबंधित जो इनके कथन है, इन सबको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मैकडूगल के भी याद रखिएगा, रॉस के भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही है, ठीक है। मुझे याद नहीं कब आया था, पर ये एक बार और आ चुका है कि किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये गॉल्टन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गॉल्टन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सृजन शास्त्र क्या है? तो फादर ऑफ द यूजेनिक्स कहा गया था इनको, गॉल्टन को, ठीक है। तो ये जो सृजन का विज्ञान होता है, ठीक है, ये सृजन शास्त्र जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, सृजन का विज्ञान है जो ये व्यवहारिक वंशानुक्रम की शाखा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की भावी पीढ़ियों को प्राप्त होने वाले लक्षणों के बारे में पढ़ाई की जाती है, बस इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बुद्धि परीक्षण वाला, ठीक है। 12 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए जलोटा साहब ने कौन सा बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया है बताइए, ठीक है। डॉक्टर एस जलोटा साहब ने किया है कौन सा बुद्धि परीक्षण? तो इन्होंने 1964 में प्रतिपादित किया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और डॉक्टर एस जलोटा ने बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित किया और इसी परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की बुद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप में से सभी को ये जानते होंगे कि ये स्पीयरमैन का था, ठीक है। किसका था? स्पीयरमैन महोदय का था, ठीक है। आगे बात करें तो इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी जी फैक्टर और एस फैक्टर। ये जी फैक्टर था आपका जनरल फैक्टर, ठीक है, इसमें सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं के मूल है। और एस क्या था? स्पेसिफिक फैक्टर, जो विशिष्ट कार्यों में सहायता करता था, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, बताइए।
पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्षीकरण। ध्यान से समझिएगा, संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। और प्रत्यक्षीकरण अपने आप में एक अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात समझिएगा, अगर एक बालक खेल रहा है तो उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ किया, तो इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचान कर उसने अनुमान लगा लेता है कि पिताजी बुला रहे हैं। और ये अनुमान लगाना ही क्या है? ये ज्ञान ही उसका प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। उसका अनुमान लगाना ही क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या कोई बता सकता है किसने किया था? तो थोड़ा जोर डालिए, बहुत बेसिक है। थॉर्नडाइक महोदय ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1898 में किया था। इनकी थ्योरी का क्या नाम है? एसआर स्टिमुलस थ्योरी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड है, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। पावलोव ने क्या किया था? ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कोहलर ने क्या किया था? ये भी आपको याद होना चाहिए। और गेस्टाल्ट ने क्या किया था? ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सारे बेसिक नियम है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा? बताइए, औसत बुद्धि स्तर वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा? तो ये होता है 90 से 109, ठीक है। कितना होता है? 90 से 109, ठीक है। ये एवरेज वाले होते हैं। कितना होते हैं? एवरेज वाले, ठीक है। ये जो एवरेज चाइल्ड होते हैं उनका बुद्धि स्तर होता है 80 से 89 के बीच होते हैं आपके मंद बुद्धि। कौन होते हैं? मंद बुद्धि। इसके अलावा 70 से 79 होते हैं आपके फीबल माइंडेड। कौन होते हैं? फीबल माइंडेड, मतलब निर्बल बुद्धि। क्या होते हैं? निर्बल बुद्धि। और 110 से 114, वैसे तो एग्जैक्ट कुछ रेंज नहीं बन रही, इससे ऊपर ही होता है। 110 से 139, 119 के आसपास होता है। और यहाँ पे होते हैं आपके उत्कृष्ट बुद्धि, मतलब सुपीरियर बुद्धि वाले, इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आपका करेक्ट आंसर भी आपको पता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये किसने दिया था? ये आपको याद है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? बताइए, कौन? हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। इसको दिया था कैटल महोदय ने। किसने दिया था? कैटल महोदय ने दिया था, ठीक है। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। कैटल का बुद्धि परीक्षण, ठीक है, कैसा था? अवाचिक था, मतलब कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। क्या था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, ठीक है। और कैटल का बुद्धि परीक्षण जो था वो एक और नाम से जाना जाता था जिसे कहते थे कल्चर फ्री टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या ये पॉइंट कोई बता सकता है? बहुत बेसिक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी थी? तो ये स्किनर महोदय की थी, ठीक है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्किनर जी ने किया था, ठीक है। इसमें होता क्या है आपको पता है कि व्यवहार के परिणाम की क्रिया के होने की संभावना प्रभावित होती है इसमें, ठीक है। और एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा हुआ है उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इनकी बुक का नाम क्या था ये आप मुझे बता सकते हैं तो, या मैं ही बता दूं आपको? इनकी बुक का नाम था द बिहेवियर, इसको शॉर्ट में लिखता हूं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इनकी बुक का नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? बताइए, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? बताइए। आपको पता होना चाहिए ब्लूप्रिंट का संबंध किससे। बहुत सारे लोगों को ये तो कुछ नया भी लग रहा होगा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा वो तुरंत कर लेंगे। टेस्ट कंस्ट्रक्शन, परीक्षा निर्माण से संबंधित है, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या है? एक 3D चार्ट है। क्या है? एक 3D चार्ट है जो उद्देश्य और विषय वस्तु के क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक प्रश्न के स्थान को दिखाता है, ठीक है। और पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले अंकों का विभाजन, प्राप्त अंक, उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि इन सब का कार्य किया जाता है, ठीक है। परीक्षा निर्माण के कुछ घटक होते हैं जैसे प्रारूप को तैयार करना, प्रिंट तैयार करना, मतलब ये ब्लूप्रिंट तैयार करना, सवालों के जवाबों को तैयार करना, प्रश्न पत्र का कोडीकरण करना, ठीक है, प्राप्त अंक और अंकन योजना बनाना और प्रश्नावली तैयारी करना, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत आसान सवाल है। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी? तो पियाजे ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? पियाजे महोदय ने दी थी। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने 4 तरह की अवस्थाएं दी थी, ठीक है। एक था आपका सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 ईयर तक थी। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष थी। फिर आई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष थी। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही जो 11 से 15 वर्ष तक थी, ठीक है।
ये याद रखिएगा, इनकी सारी स्टेजेस को बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। कोहलर ने भी कुछ दिया था। खैर जिन जिन हाँ, एक बात आपको और मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम होती है, पियाजे ने क्या दिया उसमें क्या था, थॉर्नडाइक ने क्या दिया उसमें क्या था, ठीक है, स्किनर ने क्या दिया क्या था, तो आप मेरी DSSB की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। DSSB PRT की क्लासेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं, आप जाइए उन्हें देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और याद रखिएगा ज़्यादातर चीज़ें आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन आपको कन्फ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है, ठीक है। तो ये विवादित प्रश्न था, इसको कहते हैं मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। दुनिया में सबसे अधिक किया जाने वाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से एक है ये, लेकिन आयोग ने इसमें सबको समान अंक दिए थे, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है और ये मल्टीपल एस्पेक्ट में काम करता है, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट में काम करता है। सिर्फ वैसे तो ये व्यक्तित्व मापन का है, लेकिन और भी सारे ही हिस्सों को ये कवर करता है और ये मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक या व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी मुद्दों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आयोग ने सबको एक एक नंबर दिया ही था, आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन में लगाया हो, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, बताइए। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, क्या कोई बता सकता है। परिपक्वता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होना चाहिए या निर्देशन होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ जरूरी है, आवश्यक है, तो वो है मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन है तो पढ़ने में आपका मन लगेगा, आप कुछ सीखना चाहेंगे। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं सीखना चाहेंगे, ठीक है। इसके लिए वुडवर्थ महोदय ने भी कहा है, प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है, मतलब मोटिवेशन व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे उत्तेजित करती है, ठीक है। इसीलिए जो मोटिवेटेड चिल्ड्रन होते हैं वो ज्ञानार्जन के लिए ज़्यादा तत्पर होते हैं और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शैशव काल का समय है, इन्फेंसी हुड का टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। शैशव काल आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शैशव काल होता क्या है, ठीक है। तो शैशव काल बालक का निर्माण काल होता है, ये पॉइंट मत भूलिएगा, ठीक है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 0 से 5 वर्ष मानी जाती है। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिलेगा, ठीक है। तो कुछ जगह इसको माना जाता है 0 से 2 वर्ष, ठीक, और मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग माना गया है। लेकिन आपको करंट कॉन्टेक्स्ट में आपको ये याद रखना है कि जो इन्फेंसी है, ठीक है, इन्फेंसी वो 0 से 2 ईयर्स तक होती है। कितनी होती है? 0 से 2 ईयर्स तक होती है। अगर आपको बच्चे के मतलब बाल विकास के जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें कन्फ्यूजन है तो मेरे DSSB PRT की क्लास का पहला वीडियो है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप वहाँ से बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, और बहुत इंटरेक्टिव PDF भी मैंने बनाई है वहाँ पे, ठीक। तो शैशवावस्था आपका 0 से 2 वर्ष है, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है, ठीक है, और मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड आपका 6 से 12 वर्ष होता है। ये 6 से 10 वर्ष लड़कियों में होता है, पर आप 6 से 12 मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद आपकी किशोरावस्था आ जाती है। नेक्स्ट, आपका प्रश्न है कोहलर किससे संबंधित है। आपको उत्तर देना है कि कोहलर का संबंध किससे है। तो कोहलर का संबंध है आपके अधिगम के सिद्धांतों से। आपने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, ठीक है। ये बुक है किसकी? आपके कोहलर महोदय की बुक है, ठीक है, और इसी पे उन्होंने अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन किया है, ठीक है। अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इनसाइट थ्योरी में था क्या? कोहलर ने क्या बोला था? तो कोहलर ने बोला था कि एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूच का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना है, ठीक है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है। मतलब आप प्रयास करते हैं और सीखते हैं, कहीं ना कहीं यही था, लेकिन वो प्रयास आपकी सूझ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वो समाधान आपकी सूझ से आता है। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। पूरा पेपर PYQ बेस्ड था, ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोगों का अच्छा गया था, मेरे भी 130 मार्क्स आए थे इसीलिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 14, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं: पलायन, युयोत्सा, निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण, पुत्र कामना, शरणागति, जिज्ञासा, काम, आत्मस्थापना एटसेट्रा। इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2-4 से ही इंपॉर्टेंट आते हैं। 2-4 में जैसे हास्य होता है, ठीक है, और संग्रह होता है, शरणागति होता है, जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा, काम, पलायन, युयोत्सा और हास्य, इनसे ज़्यादा प्रश्न आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है,
ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि कुछ नया सोचना, एक तरह से आप ये समझ लीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है इस वर्ड में, ठीक है, क्योंकि आप इसकी हिंदी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? तो ये समस्या समाधान से संबंधित है। सपोज आपको कोई समस्या दे दी जाती है, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, समस्या जब आपके सामने आती है तो आप विभिन्न विचारों को, सुझावों को या समाधानों को सोचते हैं या उनकी तरफ जाते हैं या किसी से अनुरोध करते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें बताई जाएं, ठीक है। तो समस्या समाधान से संबंधित है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ता एक विषय था, किसके प्रयोग में था? क्या कोई बता सकता है ये बात? बहुत करीब हैं आप पावलाव महोदय के, ठीक है। पावलाव के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का क्या था वो, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट ही था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि पावलाव कौन थे, तो पावलाव रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली स्टडी कर रहे थे पाचन क्रिया से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और अचानक से फिर ये इस तरफ चले गए, ठीक है। और इनको 1904 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, आ चुका है DSSB में, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, मौलिकता, नवनीत तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? क्या कोई ये पॉइंट बता सकता है कि ये किसके घटक हैं? तो ये घटक हैं आपके सृजनात्मकता के। किसके हैं? सृजनात्मकता के, ठीक है। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दरअसल ये ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, ये सब चीज़ें ना सृजनात्मकता के तत्व हैं। तत्व मतलब घटक ही होता है, ठीक है। सृजनात्मकता का स्तर, बौद्धिक स्तर, मापन योग्यता, व्यवहार, मौलिकता, नवीनता, माध्यम, साहस, सामाजिक स्वीकृति, प्रवीणता, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, ठीक है, जो सीखने के सहायक होते हैं, सृजन करने के सहायक होते हैं, ठीक। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इस पेपर के अलावा पूरे पेपर्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऐसी क्लासेस और कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फील योर फ्यूचर विल लर्न विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।